सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। नमस्कार विधि जी। देखो आज हम जो बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि तुम अपने पिछले जीवन में चली जाओगी और याद करोगी अपने युवावस्था के वो दिन कि उस समय किस तरह का जोश था, कैसा खरोश था और क्या क्या करने की उस समय चाह थी। देखिए मंजू जी, देखिए बूढ़ा तो कोई नहीं होता लेकिन फिर भी चलिए आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि हम अपने उस युग को एक बार फिर से जीने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जीना भी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो इस विषय पर हमारी बातें होंगी। इसके साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत ML वसंत कुमारी जो कि कर्नाटक संगीत की गायिका थी, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अंगदान का महत्व। बिल्कुल, तो इस विषय पर भी हमारी बातें होंगी और व्यंजन की बातें तो होंगी क्योंकि आज शुक्रवार है। और व्यंजन भी कौन से? तिरंगे वाले 3 रंग के जो व्यंजन होते हैं दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और एक अलग सा उनसे भी एक लगाव हो जाता है ना, कि जिस तरह से अब आने वाले दिनों में हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो तिरंगे से जो लगाव हमारा है, वैसे ही अगर तिरंगे व्यंजन जो है उनसे भी हमारा लगाव है तो आज हम वो तिरंगे व्यंजन बनाना सिखाएंगे अपनी सखियों को। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में और आज वह दिवस है भी। तो हम सभी की तरफ से सभी युवाओं को और जो मन से भी युवा हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। 12 अगस्त को प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है और किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होते हैं। वर्तमान समय में युवा वर्ग ऐसे मुकाम पर आकर के खड़ा है विधि कि जब मानव विकास गति बहुत तेज है, यानी कि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत कुछ बहुत जल्दी बदल जाता है और इस गति से कदम ताल मिलाना भी जरूरी है। और ये तीव्र विकास गति जहां उनको अनेक उपलब्धियां और सुविधाएं लेकर देती है, वहीं युवा वर्ग के लिए तीव्र गति से भागने की क्षमता पा लेने की चुनौती भी उनके सामने होती है। यानी जहां सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। तो वही एक प्रश्न उठ जाता है ना मंजू जी कि अगर युवा वर्ग इतना क्षमतावान है तो उसे जो परिवर्तन तेजी से हो रहा है, ये हम कह सकते हैं दिन में 4 बार परिवर्तन हो जाता है। उस 4 बार के परिवर्तन को भी उसे समझना है, अपनाना है, नई तकनीकियों के बारे में उसे जानकारी भी लेनी है और अपने जीवन को उतना सुविधा संपन्न भी बनाना है ताकि वो इन सब तक पहुंच सके। कितनी जिम्मेदारी है आज के युवा पर और साथ में उसे स्वयं को एक ऐसे सम्मानजनक स्थिति पर लाना है। और आज पहले की बात थी कि गांव में, शहर में, समाज में स्तर बनाना था, आज विश्व के स्तर पर आपको अपना स्थान बनाना बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है लेकिन युवाओं के लिए आसान हो सकता है क्योंकि उनके अंदर क्षमता ज्यादा होती है। और प्रतिस्पर्धा की जब बात करते हैं तो ज्यादातर वो जो प्रतिस्पर्धा होती है वो युवाओं के बीच ही होती है, तो उस समय भी उनको कड़ी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। और आजकल सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना जाता है अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो। और युवा वर्ग को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होना भी आवश्यक है, जैसा कि तुमने कहा कि हमें पूरे विश्व स्तर पर आगे बढ़ना है। इसलिए वैसे पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और हमारे देश में 35 वर्ष की आयु तक के 65 करोड़ युवा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। और आपने जब विश्व स्तर की बात की तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे मंजू जी, उनको कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, वो यहाँ पर याद आ जाते हैं और बड़ा गर्व है हमारे युवाओं पर। 20 साल के 19 साल के बालक, हमारे बालक कहेंगे उन्हें, हमारे लिए पदक लेकर आए हैं। देखिए इस समय हमने 61 पदक जीते हैं, बड़े गर्व के साथ हम विश्व स्तर पर खड़े हैं क्योंकि हमारे इन विश्व स्तरीय खिलाड़ियों ने हमें वो स्थान दिया है जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक भारत की झोली में लाकर इस तिरंगे को बड़ा मान दे दिया है। बिल्कुल। और उन छोटे छोटे बच्चों का जो युवा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चे क्योंकि 17-18 साल के भी कई उसमें खिलाड़ी हैं, तो उनका जो जोश है वो वाकई सलाम करने के योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। और आवश्यकता इस बात की है विधि कि युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में
भागीदार बनाया जाए, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उन्हें बनाया जाए। और ये भी ज़रूरत है कि उन्हें बुरी आदतों से बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि युवाओं का चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की उन्नति के लिए परम आवश्यक होता है। मंजू जी, आपने बहुत आवश्यक बात बोली है कि उन्हें बुरी आदतों से बचाया जाए, उनका आचरण एक बहुत अच्छा आचरण बनाया जाए, तो वो खुद का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, और ये देश के निर्माण के लिए, उन्नति के लिए, देश के लिए, विश्व के विकास के लिए, यहाँ तक ये कहीं बच जाए बात तो हर जगह युवा वर्ग अगर मेधावी है, श्रमशील है, देशभक्त है, समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत है, तो वो तो अद्भुत ही है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व उनका ऐसा होना चाहिए। और युवा वर्ग को अपने विद्यार्थी जीवन में अध्ययनशील होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, आत्मानुशासन से भरा होना चाहिए, ताकि वो भविष्य को उज्जवल बना सके। और इसके लिए समय का सदुपयोग करना भी आवश्यक है, क्योंकि यही समय होता है भविष्य निर्माण का। क्योंकि जब पढ़ाई का समय चल रहा होता है, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि अरे इस जीवन में इस समय अगर हमने मौज मस्ती नहीं करी तो कब करेंगे, लेकिन दरअसल वही समय भी होता है जब भविष्य निर्माण किया जा सकता है। अगर उस समय को हमने खो दिया तो फिर वैसा समय नहीं आएगा। और बाकी रही मौज मस्ती की बात, तो उसके लिए तो आगे जीवन में बहुत समय मिलता भी है। मंजू जी, आपकी इस बात में मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि आपने कहा सीखने का समय होता है, तो सीखने का समय तो हमेशा होता है, आप और मैं भी रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन जब ये युवा सीखते हैं तो इनका दिमाग इतना तेज होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में भी एक बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा संयमी तपी, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी से सप्त लक्षणम। ये विद्यार्थी के सारे लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण है तो वो विद्यार्थी बहुत आगे तक जा सकता है। और आजकल हम देख रहे हैं विधि कि अधिकतर युवा जो है वो विलासिता और सुख सुविधा को देखते हुए कई बार पढ़ लिख जाने के बाद में वो सोचते हैं कि यहाँ क्या रखा है, चलो कहीं और जाकर के, विदेश में जाकर के और बहुत पैसा कमाएंगे और बड़ी आराम की जिंदगी जिएंगे। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपने देश की जमीन छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जिससे राष्ट्र निर्माण में दिक्कतें आ सकती है। तो युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, ज्यादातर ऊर्जा युवाओं में निहित होती, इसलिए युवाओं को अपने राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र के लिए योगदान देना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी माएँ बड़ी अच्छी सब्जी बनाती हैं और कभी कभी वो पड़ोस वाले की सब्जी का स्वाद भी अपनी सब्जी में डाल देती हैं। तो आप विदेश जा सकते हो, वहां से कुछ सीख के आ सकते हो, लेकिन लाके चरितार्थ करें तो अपने देश में ही करें। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और विधि देखो, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं, इसके इतिहास की हम बात करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद पहले एक गीत सुन लेते हैं युवाओं से जुड़ा हुआ। बिल्कुल मंजू जी। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ।
तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम। कयामत से कयामत तक इस फिल्म का ये गाना हमने सुना विधि, और कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम उपस्थित हो गए हैं, और विधि हमने कहा था कि युवा दिवस की हम बात कर रहे थे, तो इसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो युवाओं की आवाज, कार्यों और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिन मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य युवाओं की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए मनाया जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 17 दिसंबर 1999 को ये पूरे मत के साथ फैसला लिया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, और ये फैसला युवाओं में जो जिम्मेदार मंत्रियों के द्वारा 1998 में दिए गए सुझावों के बाद लिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार सन 2000 में किया गया था। बिल्कुल। इस दिन को मनाते हुए संयुक्त राष्ट्र एक कार्यक्रम करता है जिसमें युवाओं को भाग लेने का मौका दिया जाता है, और कई गैर सरकारी संस्थाएं हिस्सा लेती है, जहां विचार विमर्श किया जाता है कि कैसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनकी सकारात्मक शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में किया जाए। बिल्कुल मंजू जी। और साथ ही जब युवाओं की शिक्षा, रोजगार, इन सब से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो मुख्य चर्चा का विषय होते हैं, और दूसरी गतिविधियां भी, खेल, संगीत, नृत्य, लेखन, इन सब में जहां युवाओं ने अपना मुकाम हम सब जानते हैं बनाया हुआ है, तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ताकि वे और अच्छा करें, दूसरों को प्रेरणा दें और समाज के लिए योगदान देते रहें। बिल्कुल। जब इन लोगों का उदाहरण हम देते हैं, जैसे तुमने अभी कॉमनवेल्थ गेम में जिन लोगों ने पदक जीते उनकी बात की, तो उनको देखकर, उनके बारे में जानकर, उनके बारे में सुनकर बहुत सारे दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। युवाओं के साथ साथ बच्चे सोचते हैं जब हम युवा होंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर हमारे श्रोता भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं मंजू जी। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी देश में युवा उसके भविष्य का प्रतिरूप होते हैं। युवा न केवल कल के भाग्य विधाता है, बल्कि वर्तमान का निर्माण करने वाले भी हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है। उनके पास एक सक्रिय उत्साह होता है जिसे नियमित और सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए किसी राष्ट्र को उत्कर्ष के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। मेरा भारत महान पंक्तियों को सार्थक करने के लिए युवाओं को पहल करनी ही होगी। युवाओं को तभी मौका मिलेगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसके लिए सबसे पहला उपाय चुनाव माध्यम को ईमानदार, विकासोन्मुख जो व्यक्ति है उसे चुनना है। और इस सब के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवा कल जब आगे बढ़ेंगे तो वो स्वयं ही अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेंगे। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी कि भारत वास्तविक अर्थों में एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। मुझे यकीन है कि इस देश को हम तमाम परिस्थितियों के बावजूद दुनिया का एक बेहतरीन देश बना सकते हैं। हमारे युवाओं में जबरदस्त संभावना है, ऊर्जा है और कुछ कर गुजरने की भावना भी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा हो, और ये तभी होगा जब देश के नवयुवकों को बेहतर शिक्षा, श्रेष्ठ प्रशिक्षण और विकास के अनुकूल वातावरण तैयार मिले। और किसी भी देश समाज के भविष्य का निर्धारण आज की युवा पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। इसलिए युवा पीढ़ी का सशक्त होना बहुत जरूरी
जरूरी है। मंजू जी, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। हालांकि देश ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, माटी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं, देश ने हमारे लिए क्या किया है यह मत सोचो, सोचो यह कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया में यदि हम आए हैं तो कुछ ऐसा करो ताकि नाम रोशन हो और कुछ अच्छा करके दिखाओ। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात। व्यक्ति की आदत होती है कि हमेशा वो लेने के बारे में ही सोचता है, लेकिन देने के बारे में कभी नहीं सोचता। इसलिए आप ये सोचें कि आपने देश के लिए क्या किया है या क्या कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जरूर आपको बहुत कुछ मिलेगा जी। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों और बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत हमने सुना विधि। और एक अच्छा जो संगीत होता है वो हमारे कानों को कितना सुकून देता है, मन को कितना सुकून देता है, ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल। और भारत के संगीत की विरासत जो है वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। हाँ, तो इसी संदर्भ में आज कर्नाटक संगीत की एक गायिका रही है ML वसंत कुमारी, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ML वसंत कुमारी यानी कि मद्रास ललितांगी वसंत कुमारी, जिन्हें शॉर्ट में MLV के नाम से जाना जाता है। ML
एमएलवी ने कर्नाटक संगीत में गायन के साथ साथ कई भाषाओं की फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया। एमएलवी को उनके समकालीन डी.के. पट्टम्मल और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत के महिला त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये तीनों अपने समय की प्रमुख गायिकाएं रही है और एक साथ रही हैं। वसंत कुमारी अपने समय की स्थापित संगीतकारों में सबसे छोटी थी और संगीत कलानिधि पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पुरस्कार विजेता थी। क्या बात है, बड़े गर्व का विषय है ये तो। और वसंत कुमारी का जन्म जो हुआ वह 3 जुलाई 1928 को हुआ था। परिवार में संगीतमय माहौल था, लेकिन फिर भी माता पिता चाहते थे कि वसंत कुमारी जो है वो मेडिकल की पढ़ाई कर लें, और उस समय वो मद्रास के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तभी उनके जीवन में संगीतकार जी.एन. बालासुब्रमण्यम जी आए और उन्होंने वसंत कुमारी के माता पिता से आग्रह किया कि वसंत कुमारी को संगीत की शिक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो संगीत के क्षेत्र में काफी कुछ कर सकती हैं। घर के संगीतमय माहौल में वसंत कुमारी को अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर मिला और जी.एन. बालासुब्रमण्यम के संरक्षण में कर्नाटक संगीत सीखने का सौभाग्य उन्हें मिला। 1940 में वसंत कुमारी की मां ललितांगी ने शिमला में अपना गायन प्रस्तुत किया। तब वसंत कुमारी ने उनका साथ दिया और इस समय वसंत कुमारी केवल 12 वर्ष की थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में इतना कुछ करना बड़ी बात है, और इसीलिए शायद उन्हें सबसे कम उम्र की महिला पुरस्कार विजेता का गौरव भी प्राप्त है। इस शुरुआत के दौर में 2 साल बाद वसंत कुमारी जी ने बेंगलुरु में एकल गायन किया। इसी समय उनका पहला 78 RPM रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो गया था। उनके गायन ने लोगों के दिलों में एक सनसनी पैदा कर दी थी, और जो सनसनी आज भी हमारे दिलों में जागरूक है। उन्होंने एक मंच कलाकार के रूप में ज्यामिति प्रगति की और 1950 तक एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में खुद को स्थापित कर दिया था। बिल्कुल। एक विद्वान संगीत समीक्षक ने वसंत कुमारी के बारे में कहा था कि एमएलवी ने संगीत की दुनिया में महिलाओं के संघर्ष को एक सफल परिणति तक पहुंचाया है। उनके संगीत में कई विशेषताएं हैं जो उन्हें विशेष बनाती है, ये बात उन्होंने कही थी। और वसंत कुमारी ने जी.एन. बालासुब्रमण्यम के अधिकांश शैली को आत्मसात तो किया, लेकिन साथ ही अपनी एक अनूठी शैली भी उन्होंने विकसित की। ये उनकी विशेषता रही जी। और आप उसी अनूठी शैली की जो बात कर रही हैं वह कुछ ऐसा है कि उनकी आवाज बड़ी तरल है, समृद्ध कल्पना है उनके गायन में, जिसे उनके गायन को दुर्लभ बनाता है। और रागों को संभालने का उनका इत्मीनान, खोजपूर्ण और एक अलग ही साहसिक तरीका है, जो कि सचमुच उल्लेख करने के योग्य यहाँ पर है। और मुखर तकनीकों पर वसंत कुमारी की महारत व्यापक और पूर्ण थी। श्रुति भेद से अलंकृत और कल्पना स्वरों से वह बड़ी सहजता से कई कठिन रागों को गा लेती थी, प्रतिपादन कर लेती थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि जब कठिन राग होते हैं तो उन्हें संभालना, उसमें गायन करना या फिर उसमें नई खोज करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, जो कि उन्होंने बड़ी सरलता से किया। और जब वो गाती थी तो उनके श्रोताओं को अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी, विशेष रूप से तब जब वो एक बिजली के तरीके से या बिजली की रफ्तार से एक राग की मधुर दुनिया से दूसरे राग के स्वरूप में स्थानांतरित हो जाती थी। कितनी बड़ी बात है कि एक राग से दूसरे राग में इस तरह से जाना कि लोगों को पता भी नहीं चले, और पता चले तो भी वो उस राग में इतने खोए रहे, इतने मशगूल हो कि समझ में भी नहीं आए कि कब राग बदला है। उनके गुरु ने एक बार ये बात कही थी कि वसंत वास्तविक शिष्यत्व का प्रतीक है। वह सभी को अवशोषित करती है, लेकिन अपनी शानदार रचनाएं भी प्रस्तुत करती हैं। दिल जीत लिया विधि इन बातों ने, या फिर उनकी इस जो विशेषता है इस बात ने, कि कोई गुरु ये बात कहे अपने शिष्य के बारे में कि उन्होंने शिष्यत्व को जो है का वो प्रतीक है ना, शिष्यत्व को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया, महान बना दिया। मंजू जी यही तो कहते हैं ना कि गुरु ही गुरूर दे सकता है। और यहाँ पर वसंत कुमारी को ये गुरूर मिला अपने गुरु की तरफ से। 1942 से 1990 तक वे संगीत के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहीं। उन्होंने कई फिल्मों में और कई संगीतकारों के लिए पार्श्व गायन भी किया। एक पार्श्व गायिका होने के नाते वसंत कुमारी ने अपरिचित रागों को लोकप्रिय बनाया, ये बड़ी बात है उनके हिसाब से। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हरिदास की रचनाओं को भी लोकप्रिय बनाया, मतलब जो लोगों तक नहीं पहुंचा
उसे लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि एक गायिका के रूप में वो क्या कर सकती है कि जो दूसरों की रचनाएं उनको कैसे पहुंचाया जा सकता है सरल माध्यम से, ताकि लोगों को समझ में आए। ये काम भी उन्होंने किया। और शीर्ष रैंकिंग स्टेज कलाकारों में से एक के रूप में वसंत कुमारी को उनके आकर्षण, अनुग्रह, गर्मजोशी, आत्मसंयम और विनम्रता के लिए जाना जाता है। वसंत कुमारी ने अपने विशिष्ट आवाज के कारण अलापना और नरवल, जो कि कर्नाटक संगीत की राग गायन शैली है, ये दोनों जो नाम है अलापना और नरवल, ये इनके बारे में कर्नाटक संगीत की राग गायन शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अत्यधिक तरलता और अद्भुत स्वर के साथ उन स्वरों का रचनात्मक रूप से उन्होंने विस्तार किया। मंजू जी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वसंत कुमारी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने योग्य है। हाँ। कि हम जिस जगह पे, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें उस जगह ऐसा ही काम करना चाहिए ताकि वो अद्भुत हो। बिल्कुल। और हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि वसंत कुमारी को उनके संगीत में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख है 1970 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, 1976 में मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा पुरंदरस पीएचडी पर उनके विशेष कार्य के लिए डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें दी गई, और 1987 में भारतीय ललित कला संस्थान चेन्नई से संगीत कला शिखामणि पुरस्कार उन्हें दिया गया। बस मंजू जी, बात यहीं पर आती है कि हमें इतना कुछ एक महिला से मिला, मतलब एक संगीतकार से मिला, महिला नहीं कहूंगी, केवल संगीतकार कहूंगी, एक संगीतकार से हमें इतना कुछ मिला, लेकिन वक्त है ना, मृत्यु है, वो किसी को नहीं छोड़ती। और बड़ा दुख हो रहा है ये बात बताते हुए कि 1990 में 62 वर्ष की आयु में हमने वसंत कुमारी को खो दिया, उन्होंने विदा ली। तो उन्हें हम याद करते हुए उनकी रचनाओं को हम याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके साथ कार्यक्रम में समय हो गया है एक गीत का। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है। विधि और संगीत के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उनकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन अब संगीत की बात करते हैं। सुनते हैं ये गाना। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे।
बहिया पकड़ हरनी, बहिया पकड़ हरनी, रे मोटे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी, रे मोटे नैना, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी, रे मोटे नैना मिलाए के। मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म का गाना हमने सुना विधि। मंजू जी बहुत खूबसूरत गीत सुनवाया आपने, मजा आ गया। तो मतलब संगीत की जब हमने बात की तब उनके संगीत की जो विशेषताएं हैं एम.एल. वसंत कुमारी के संगीत की, तो उसके बाद गाना भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था कि जैसे उस संगीत पर लोग झूमते थे, तो वैसा ही कुछ सुना जाए जिससे हम भी झूमने पर मजबूर हो जाए। और हमने कहा था कि हम अंगदान का क्या महत्व है इस विषय पर बात करेंगे। तो हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि मौत के बाद भी अगर आप किसी के काम आ सके तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्या बात है? मौत के बाद अगर आपका दिल किसी के सीने में धड़के तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपकी मौत के बाद आंखें फिर से इस हसीन दुनिया को निहारे, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। ये सब संभव है, लेकिन तब जब आप ऐसा नेक और सराहनीय काम के लिए आगे आएंगे जिसके बाद दुनिया आपको याद करेगी। आपके बाद इस बेहद ही महान कार्य को दुनिया सलाम करेगी। आप खुद अंगदान करें और दूसरों को भी अंगदान के लिए प्रेरित करें। अंगदान जैसा महादान हो ही नहीं सकता। अंगदान कर आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आप किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आप किसी को फिर से ये दुनिया दिखा सकते हैं। अंगदान करके आप फिर किसी की जिंदगी को नई उम्मीद से भर सकते हैं। अंगदान करने से न केवल आपको बल्कि दूसरे को भी खुशी मिलती है। मंजू जी, हमारे श्रोता लोग कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लिखते हैं। और वही मैं जब पढ़ रही थी तो एक और श्रोता ने लिखा है, हाँ। अंगदान को महादान बताया है। कोई भी इंसान दुनिया से जाने के वक्त लोगों को जिंदगी दे सकता है। किसी के द्वारा किए गए अंग से किसी को नया जीवन मिल सकता है। इस तरह अंगदान से कोई भी व्यक्ति किसी का नाथ बन सकता है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। संसार मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। संसार में हम मनुष्य हैं, इस बात से अच्छा सच बात है कुछ और है ही नहीं। मनुष्य ही संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। दया, संवेदना, धर्म का जो मूर्तिमान रूप है वह मनुष्य ही है और इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह एक जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जूझ रहे व्यक्ति को अपने अंगदान से नया जीवन दे सकता है। और इसी बात को लेकर हमारे एक और श्रोता ने बहुत छोटी सी बात लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, ये बात कही है कि इसके लिए जागरूकता की भी जरूरत है। उनके किसी रिश्तेदार ने कभी नेत्रदान की इच्छा व्यक्त की थी और उसके परिवार वालों ने बड़ी मेहनत से ये काम उन्होंने किया। ये अच्छी बात है, लेकिन इस बात के लिए जब एक व्यक्ति नेत्रदान करके या अंगदान करके चला गया, उसके लिए उस परिवार को भी उस वक्त तैयार होना बहुत जरूरी होता है। तो जिन्होंने अभी तक किए उनके लिए तो मैं प्रणाम करती हूँ और उस परिवार वालों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जाने के बाद व्यक्ति का क्या रह गया, लेकिन जिन्होंने दिया वो तो उस परिवार के लोग थे। तो उन सभी को प्रणाम हम करते हैं। और ये तो हमारे श्रोताओं की बातें हो गई हैं, लेकिन हम अपनी ओर से भी कुछ कहना चाहते हैं कि विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि कल है, और जिसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और प्रेरित करना है। अंगदान एक बहुत ही नेक काम है, लेकिन अंगदान करने वाले लोग कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बारे में सोचने से भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, या फिर वो अपने व्यस्त जीवन में से इस बारे में जानने का समय ही नहीं निकालना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। जी बिल्कुल, और इसीलिए प्राथमिक लक्ष्य रखकर लोगों को इस मानसिकता के लिए हमें बदलना होगा। उन्हें अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना ही होगा। और अंग प्रत्यारोपण के द्वारा हर साल हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। वो कितने लोग अपनी अंग प्रत्यारोपण नहीं होता है तो जान भी गंवा देते। हाँ, तो हम इंतजार करते हैं कि कब कोई डोनर मिले तो हमें अंग मिले, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है और वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अंगदान नहीं करते हैं विधि, लेकिन बात यह है कि अंगदान करने वालों और जरूरत के बीच बहुत ज्यादा असंतुलन है। कई बार मरीजों को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उनके शरीर के अन्य अंग ठीक तरह से काम करते रहते हैं। तो अगर सही समय पर अंगदान का निर्णय लिया जाए
तो इन मरीजों के अंगों से दूसरों के जीवन को दान मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि सही समय पर निर्णय लेना होगा। यहाँ पे बात वही आ जाती है कि यहाँ पे परिजन की बात आ जाती है। मतलब जो ब्रेन डेड है वो तो निर्णय ले नहीं सकता, तो यहाँ पर परिजनों का सब काम आ जाता है कि उन्हें निर्णय लेना चाहिए और उन्हें यहाँ बड़ी गंभीरता के साथ निर्णय लेना चाहिए। और जो मरीज फंसे हुए हैं इस अवस्था में कि वो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, मतलब वो जी सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उन्हें सहयोग दे दें, अर्थात एक अंग का दान कर दें, तो शायद वो अपने लंबा जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ परिजनों से बड़ा आग्रह करते हैं हम कि वह भी बड़े कड़े हृदय के साथ यही कहना पड़ेगा और इस बात का निर्णय लें। और एक इंसान के अंगदान से 8 लोगों का जीवन बच सकता है। कितनी बड़ी बात है मंजू जी, 8 लोग सकता है। बिल्कुल। साथ ही टिश्यू के दान से 100 अन्य लोगों के जीवन में भी काफी सुधार हो सकता है। मृत शरीर से केवल मस्तिष्क को छोड़कर शरीर के लगभग सभी अवयवों का दान हो सकता है। बताइए मंजू जी, कितनी बड़ी बात है कि शरीर का प्रत्येक अंग, आप त्वचा भी आप किसी को दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। पूरे शरीर का दान मृत्यु के बाद होता है। मृतक पहले ही अपनी इस बात की जिम्मेदारी ले लेता है। एक फॉर्म भरा जाता है, वो आप भर देते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर देता है जी। और परिजनों की जिम्मेदारी होती है कि वह ये काम करें। और अगर कोई मृतक, जैसे कभी उसने हमारी उम्र में ही हमने इच्छा कर दी और बाद में कोई समस्या आ गई, तो बात अलग है कि कैंसर या एड्स जैसा पीड़ित हो गया, तो यह शरीर शोध के लिए कितना काम आता है। हम इस बात को समझे मंजू जी कि जो व्यक्ति जा चुका है उसका शरीर पर बच्चे, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वह पढ़ाई करेंगे और आगे कितने लोगों की जान बचा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और यदि स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के अवयवों को निकाल कर जाने कितने लोगों को जीवन दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करें और सोचें कि हमारे शरीर से हम कितने लोगों को जो है दृष्टि दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकें तो वाकई में ये बहुत अच्छा। मतलब मंजू जी 12 तारीख और 13 तारीख 2 दिन है इस बारे में विचार करने के लिए। जी। प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। अच्छा जी। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई। दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। दे दूंगा जान मैं तो आज तेरी चाह में, देखो मैं लेट गया राह में। ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, ना कोई लाज ना शर्म है निगाह में, रस्ते का पत्थर हटाओ रे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए, वो जाती है गोरी बुलाओ रे कोई। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, छोरा बेकार में दीवाना बना जाए है। बीच बाजार में भी गले पड़ा जाए है, छोरा बेकार में दीवाना बना जाए है। मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है, मजनू का प्यार देखो लैला ठुकराए है। लैला को मजनू बनाओ रे कोई। उलझे से बाल वाला, लाल लाल रुमाल वाला, छेड़े है मोहे बचाओ रे कोई।
नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के, फिर एक बार गोरी देख जरा फिर के, नखरों की भीड़ में मैं रह गया घिर के। थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, थोड़ी सी दूर चला रुक गया फिर से, छकड़े को मोटर बनाओगे कोई। यारों का प्यार लिए नखरे हजार लिए। काली टोपी लाल रुमाल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना विधि। ये तो दो रंग थे, काली टोपी और लाल रुमाल, लेकिन हम अब बात करेंगे कुछ तिरंगे व्यंजनों की, है ना। और उन तिरंगे व्यंजनों में केसरिया रंग होगा, सफेद रंग होगा और हरा रंग होगा, और मेरे मुंह में पानी होगा। तो चलिए पहले मैं एक तिरंगे चक्र की रेसिपी बता देती हूँ। अरे वाह, मतलब आप चक्र भी लेकर आ रही हैं, क्या बात है, उससे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो तिरंगे चक्र हमें किस तरह से बनाने, उसके लिए सामग्री सबसे पहले बता देते हैं। 1.5 कप दूध चाहिए हमें, 1 कप किसी हुई लौकी चाहिए, 1 कप किसी हुई गाजर चाहिए, 1.5 कप खोया, 1 कप नारियल का बूरा, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 कप चीनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा हरा और केसरिया रंग चाहिए। अब विधि तुम सुन लो कि विधि क्या है इसकी। है ना जी। तो बनाना कैसे ये बता देते हैं। दूध को 3 भागों में बांटे, एक में किसी हुई गाजर डालें, दूसरे में किसी हुई लौकी डालें और तीसरे में नारियल का बूरा डाल दें। यानी 3 रंगों की 3 अलग अलग चीजें जो है वो तैयार हो जाएगी। अब शक्कर और खोए के भी 3 भाग करें और तीनों में बराबर हिसाब से डाल दें। तीनों भाग में थोड़ी थोड़ी इलायची पाउडर भी बुरक दें। अब हमें करना क्या है कि लौकी और गाजर वाले मिश्रण में हमें हरा और केसरिया रंग डाल देना है। यानी कि लौकी हरी होती है तो उसमें हरा रंग डाल दें, और गाजर थोड़ी पीले रंग की होती है उसमें हम केसरिया डाल दें। और तीनों को अलग अलग मिश्रण को आपको अलग अलग कढ़ाई में हमें लेकर के थोड़ा सा चलाते रहना है, यानी हिलाते रहना है। और मिश्रण जब कढ़ाई छोड़ने लगे तब आंच से उतार लें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की शीट लेनी है, उस पर सबसे पहले गाजर का पेस्ट डाल दें, फिर उसके ऊपर सफेद नारियल वाला पेस्ट डालें और सबसे ऊपर लौकी की जो परत है उसे फैला दें और थोड़ा उसको ठंडा होने दें। उसके बाद इस शीट को कारपेट की तरह से रोल कर लें, एकदम जैसे हम आटा गूंथते तो उसके बाद एक लोई बनाते हैं ना, उस तरह से हमें उसको गोल कर लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, या फिर उसको फ्रिज में भी रख करके थोड़ा ठंडा। उतनी देर इंतजार कौन करेगा? करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाना है तो ये तो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है उसके कि प्लास्टिक को हमें हटा देना है और रोल के आधा इंच के मोटे स्लाइस हमें काटने हैं। और जब हम काटेंगे तो उसमें 3 रंग हमें दिखाई देंगे, तो वो तिरंगे चक्र तैयार हो जाएंगे। और ये जो है तिरंगे चक्र बड़े स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। आपने बड़ी पौष्टिक रेसिपी बताई है, जो कि गाजर, लौकी, नारियल तीनों बड़ी अच्छी चीजें हैं। बस जब मंजू जी आप मेरे लिए बनाए ना तो शक्कर की जगह मिश्री या सफेद गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। कर सकते हैं बिल्कुल। जिन लोगों को शक्कर से थोड़ा ऐतराज है या कम खाते हैं तो वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी एक बात कहूँ, गाजर में भी अपनी मिठास होती है और लौकी में भी अपनी मिठास होती है, तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और मैं एक और रेसिपी आपको बताना चाहती हूँ। वो रेसिपी उस चीज की है जो हर त्योहारों का राजा है। अच्छा। मतलब जब भी बना लो तब वो ताजा है। अच्छा। तो बताओ फिर ऐसी क्या चीज है, हम भी जाने। वो है गुजिया। ओह, जब बनाओ हर त्योहार का निराला रंग वो अपना दे देता है। और अगर हम रंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 रंग हम डाल देंगे इसमें भी। तो चलिए बनाते हैं कैसे, मतलब बना तो नहीं पाएंगे, ख्वाबों में बनाते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए 250 ग्राम मैदा, 6 चम्मच गर्म तेल, 2 चम्मच किसा हुआ नारियल, 4 चम्मच इलायची पाउडर, 200 ग्राम कॉर्नफ्लोर और जरा सा खाने का हरा और पीला या केसरिया रंग। अब आपको भरावन बनाना होगा क्योंकि गुजिया के अंदर तो मसाला माल भरेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। अरे बिल्कुल। तो 1.5 कटोरी किसा हुआ नारियल, 4 छोटे चम्मच खसखस जो होती है बड़ी स्वादिष्ट होती है वो डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इलायची और 2 छोटे चम्मच चिरौंजी, बादाम, पिस्ते और भी आपकी श्रद्धा भक्ति। और जो भी घर में हो, जो भी हो वो सब जितना भर सकते हैं भरिए। और 2 कटोरी शक्कर। इतना सब लेने के बाद भरावन बना लेते हैं पहले, क्योंकि भरावन बनाने के बाद उसे ठंडा करना जरूरी होता है। तो पहले भरावन बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में भरावन की सामग्री डाल देते हैं, उसे कढ़ाई को
कढ़ाई में डालने के बाद उसे थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं, धीमी आंच पे चलाते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये जो मिश्रण है ना वो कढ़ाई को छोड़ने लगा है। शुरुआत में थोड़ा चिपक रहा था, अब वो छोड़ने लगा है, मतलब बन गया। और इसे एक तरफ रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक गुजिया बना लेते हैं, गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। तो मैदे में तेल का मोयन डालेंगे और 3 भाग गरम तेल का मोयन अच्छा डलता है, 3 भागों में कर लेंगे। मतलब आटा गूंद गया है और 3 भाग बना लिए हैं। एक में सादे पानी से गूंद दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सफेदी चाहिए। दूसरे में हमने थोड़ा सा केसरिया या पीला रंग जो है वो डाल दिया और तीसरे में हमने हरा रंग डाल दिया। अब 3 अलग अलग हैं, तीनों की छोटी 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 गोलियां बना लेंगे, जिसे हम लोई कहते हैं आटे की, वो बनाएंगे और बेल कर एक साथ एक पे ऊपर एक परत तीनों की रख देंगे और साथ में बना देंगे। एक बार और बेल देंगे। बेलने के बाद बस वही करना है जो गुजिया बनाते समय करते हैं। उसको लेना है हाथ में। कुछ लोग देखिए गुजिया बनाने में हाथ से बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं कर लेते हैं मंजू जी, और कई लोग एक मशीन आती है उसमें रख के भी दबा देते हैं। उसकी किनारे को बड़ी सुंदरता से वो बड़ी देते हैं, नक्काशी कर देते हैं। ऐसा लगता है किसी मंदिर की बड़ी सुंदर सी नक्काशी को बना दिया गया। सधे हुए हाथों की कला होती है कि मतलब प्रैक्टिस जो होती है उनको, यानी कि वो हर त्योहार पर बनाते हैं और उसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बड़ी आराम से और बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो बस वही करना है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो सीधे मशीन में डालिए और दबा दीजिए, और मंजू जी जैसे हैं तो हाथ से नक्काशी कर लीजिए। क्या बात है, धन्यवाद। तो आपको क्या करना है, रोटी को हाथ में लेना है और उस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर फैला देना है ताकि वो अचानक से एकदम ना चिपके। और उसके ऊपर बस आपको जो थोड़ा सा घी भी लगा देना है और जो मसाला है जो आपने तैयार किया था भरावन वो रख दीजिए और उसको बंद करिए और वही जो सजावट है वो कीजिए। और गुजिया को हल्की आंच पे, एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप तलें गुजिया को या समोसे को या किसी भी चीज को, तो इनको ना मध्य आंच पे ही डालें और एक साथ बहुत सारे डालें। नहीं, अगर एक या 2 डालेंगे तो वो एक ऊपर से फुग्गे जैसे निकल जाते हैं। वो होता है कि तेज आंच पर जब हम डालते हैं तो ऊपर से वो हमें लगता है कि सिक गई है, लेकिन अंदर से नहीं सिक पाती है और इसलिए वो कुरकुरी नहीं लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कुरकुरी अंदाज में आप खाएं उसे, तो उसके लिए आपको धीमी आंच पर, यानी थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है तलते समय। बिल्कुल, तो गुजिया जरूर बनाइएगा और हमें याद कीजिएगा। बिल्कुल। और जब धैर्य की बात आती है तो संगीत के क्षेत्र में धैर्य रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के बाद कोई गीत तो आ ही जाए जी। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। जमी से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे, है रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे। कहो कि ये रंगीन सपने सजा के मिटा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे।
जो तुम साथ दोगे तो आएगी एक दिन मंजिल गले से लगाने। इतना तो दिल को यकीन है, हमें तुम दगा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो। अदालत फिल्म का ये गाना विधि हमने सुना है। और हमारे श्रोता ने, जब हम तिरंगे व्यंजन की हम बात कर रहे थे, तो श्रोता ने एक अपना अनुभव हमसे साझा किया है और बड़ा अच्छा लगा, तो हम सोचा कि ये पढ़ा जाए। तिरंगे व्यंजन से एक परिवार का आतिथ्य सत्कार याद आ गया। गर्मियों के दिन थे, मैं एक परिवार में गई तो हमें छोटे छोटे कांच के पारदर्शी ग्लास में तिरंगे रंग का चीज मिला। पहले से तो हमें लगा कि कुछ ठंडी पेय पदार्थ है, पर नहीं, वो ठंडी मीठी सेवइयां थी, जिसे इतने सुंदर तरीके से पेश किया गया था कि देखकर मन खुश हो गया। हमने उसे अपने मोबाइल में भी कैद किया। आम सेवइयां जैसी बनती है वैसे ही थी। निचले भाग में उन्होंने सेवइयों को ग्रीन पिस्ते के साथ मिलाकर लेयर लगाया। दूसरे लेयर में रबड़ीदार मलाईदार सेवइयां थी। ऊपर में उन्होंने केसरिया लेयर खाने वाले ऑरेंज कलर से मिलाकर बनाई थी। तो ठंडी मीठी मलाईदार सेवइयां थी, तो बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी लगी मुझे उनका पेश करने का जो तरीका है, अंदाज है, वो बहुत अच्छा लगा। तो जब भोजन की बात आती है विधि, तो ये बात भी उसके साथ जुड़ी होती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना भी जरूरी, क्योंकि देख करके हमारा मन होता है कि इसे खा लिया जाए ना। बड़ी सौभाग्यशाली श्रोता है हमारे, हाँ, जिन्हें इस तरह का खाने को मिला। हाँ, इस तरह की मेहमान नवाजी हुई उनके साथ। और विधि, अब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली तो उन्होंने हमें इशारा कर दिया कि अब आपका कार्यक्रम समेटने का वक्त हो गया है। समेटने से पहले बस एक बात कहूंगी, युवा दिवस है, युवाओं को अच्छा खिलाइए, बहुत अच्छा बनाइए। तो इजाजत दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। आप सभी को मंजू द्विवेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। सखी सहेली।